हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। ये विप्रो का प्राइस है, इसको हम लोगों ने पहले से ख़रीदारी करके होल्ड किया हुआ है। 430, 440, 450 की हम लोगों की ख़रीदारी है। अगर आप इस चैनल को ओपन करेंगे और जाकर स्क्रॉल करके सेशन को देखेंगे तो मिल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से 100, 740, 750 के टारगेट के लिए विप्रो को बहुत पहले से बाइंग में ख़रीद रहे हैं। उसके पीछे का एक पूरा टेक्निकल व्यू है जिसको हम लोगों ने पहले से एनालाइज किया था। इस सेशन को करने का सबसे बड़ा कारण है कि अब जब विप्रो 560 ट्रेड कर रहा है तो मैक्सिमम ट्रेडर्स के मैसेज आ रहे हैं कि क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे खासे प्रॉफिट में ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। इसी वजह से ये ज़रूरी है कि आपको समझना चाहिए कि एक प्रॉफिट बुकिंग का एक जेन्युइन रूल क्या होगा, आपको अपने टारगेट कैसे डिसाइड करने चाहिए। ठीक है, कई ट्रेडर्स अपनी एंट्री अच्छी करते हैं, उसके बाद उनको पता नहीं होता है कि निकलना कब है, एग्जिट नहीं पता है, टारगेट को डिसाइड नहीं कर पाते। कई ट्रेडर्स उसका अंदाज़ा सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से लगाते हैं कि अगर 5 रुपये का विप्रो में रिस्क है तो 10 रुपये मिलेगा, 15 रुपये मिलेगा, तब निकलेंगे। इस तरीके से नहीं। देखिए, मार्केट में एक बात समझ लीजिए, प्रॉफिट के पैसे पर प्रॉफिट बनेगा। अगर आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को आप जितना लंबा होल्ड कर पाएंगे उतने बड़े प्रॉफिट्स होते हैं। तो टारगेट के लिए अगर आप मुझसे पूछें कि विप्रो का पहला टारगेट क्या रखना चाहिए, तो मैं आपको एक लाइन में कोट करूंगा 642, 640 इसका पहला टारगेट है। 640 से पहले प्राइस नहीं रुकेगा। उसके पीछे का कारण क्या है? प्राइस का स्ट्रेच फॉर्मेशन। स्ट्रेच का मतलब होता है कि प्राइस पर जितना भी आप एक बर्डन रखेंगे, जितना भी उसको आप प्रेशराइज करेंगे, उसके अगेंस्ट मोमेंटम के। देखिए, प्राइस का एक नेचुरल मोमेंटम क्या है? अपवर्ड्स मोमेंटम। प्राइस को कहीं ना कहीं हर हाल में एक लॉन्ग टर्म में अप साइड मूवमेंट की तरफ ही जाना है। कितना भी आप उसको शॉर्ट सेल कर लीजिए, गिरा लीजिए, इंडेक्स में आप देखेंगे कि एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन 10 साल का चार्ट कभी भी आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि वो लगातार कॉन्सिक्यूटिव डाउन साइड में हो। नहीं, एक करेक्शन के बाद, एक सेलिंग के बाद दोबारा से बाइंग उठती है। ठीक है, तो नेचुरल ट्रेंड अप ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड सिर्फ पैनिक क्रिएशन के लिए होता है। सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आएगी या कहीं पर कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं तो चीज़ें आपको नेगेटिव दिखेंगी सेंटीमेंट में। ठीक है, तो वही जब प्राइस नेगेटिव होगा ना, तो उस पर जितना प्रेशर किया गया होगा उतना ही बड़ा उसका टारगेट रहता है। इस पॉइंट को बस समझना है। कैसे इसको क्लियर किया जाए? देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मैं आपको बताता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे चलूँ, डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पर देख लीजिए, ये देखिए, यहाँ पर जब हम लोगों ने पिछली बार 546, 545 के हाई लगाए थे तो वहाँ से एक हम लोगों ने डाउनफॉल लिया। ठीक है, और जो लो लगे वो 415 के थे। अब ये एक स्ट्रेच था, बहुत तेज प्राइस पर एक प्रेशर बनाया गया, चलते हुए प्राइस पर इतना प्रेशर बनाया गया कि 545 का भाव 416, 415 का ट्रेड कर रहा है सर। ठीक है, तो ये जो प्रेशर था यही तय करता है कि जब ये हाई निकलेंगे कि कितना टारगेट होगा। कितना होता है सर? अभी मैंने पिछले ही सेशन में आपको बताया है। अगर आप लोगों ने पिछले सेशंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके आप देखेंगे तो यूट्यूब के लिंक आपको मिलेंगे, यूट्यूब सेशंस के, उनको 1 by 1 ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है, मैंने कहा 61%, 60% टारगेट होता है। अगर कोई प्राइस 100 रुपये से गिरकर 40 रुपया आया तो कितना गिरा सर? 60 रुपया गिरा। तो 60 रुपये का 60%, ये 100 रुपये जब ब्रेक होगा ना तो ये पहला टारगेट है। ठीक है, अगर कोई प्राइस 200 से गिरकर 100 रुपया आया तो 100 रुपये के रिट्रेसमेंट के बाद जब भी 200 का प्राइस ब्रेक होगा, ठीक है, तो उसका पहला टारगेट क्या है? 100 का, 100 रुपये का करेक्शन था, 60%, मतलब कि 260। ठीक है, इस तरीके से अब यही बात यहाँ पर समझनी चाहिए कि जब 545 के ये हाई है, इस हाई से करेक्शन मिला था 415, 416 का प्राइस। ठीक है, अब यहाँ से जब मोमेंटम आएगा तो प्राइस ये हाई अब ब्रेक कर रहा है 445 के। रिसेंट सेशन में, कल के सेशन में ब्रेक किया। ठीक है, 445-46 के ऊपर हम लोगों ने पहली क्लोजिंग विप्रो में कल के सेशन में ली। तो हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए? टोटल रिट्रेसमेंट का 60%। अब इसको चाहे आप मैनुअली कैलकुलेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो फिबोनाची का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप फिबोनाची का यूज़ करेंगे तो मैनुअली कैलकुलेशन से बच जाएंगे, वो ज़्यादा आसान है। यहाँ पर पहला देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर एक टूल है। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये धन के डीमेट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होता है, कोई भी चार्जेस नहीं देने होते। अगर आप अपने धन के डीमेट को ओपन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में धन के डीमेट का भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 445 का ये प्राइस है। टॉप पर पहला क्लिक कीजिए, सेकंड क्लिक आप करना है बॉटम पे। टॉप टू बॉटम आपको ये लगाना होता है। ठीक है, स्विंग हाई से स्विंग लो भी आप मान सकते हैं, रिसेंट स्विंग हाई से रिसेंट स्विंग लो। तो आपने देखा कि ये 546 से गिरकर, और ये जीरो, यहाँ पर एक लिखा है, ये जीरो, ये टोटल मोमेंटम कितना है? 100% है। 120 100% हो गया। ठीक है,
अब प्राइस ने इस 1 के लेवल को ब्रेक कर दिया, मतलब जितनी गिरावट की थी पूरी एक डिमांड आ गई है, जितनी भी बिकवाली हुई थी पूरी डिमांड आ गई है। अब प्राइस 546 के ऊपर पहली क्लोजिंग दे रहा है। तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए बताइए? पहला टारगेट ये आपके सामने रहा 628 630। तो मैंने आपको राउंड फिगर में एक प्राइस बोला कि 640 के टारगेट के साथ एज अ ट्रेडर आपको जाना चाहिए अगर आप विप्रो की खरीदारी करके बैठे। हाँ, कई लोग सोच रहे हैं कि ये ब्रेकआउट तो अब हुआ है और मेरी एंट्री पहले होनी चाहिए थी क्योंकि हम लोग तो बहुत पहले से खरीद रहे हैं, लेकिन खरीदा नहीं लोगों ने। फियर ऑफ बाइंग, कि लोग डर जाते हैं कि जब भी कोई प्राइस अपना बॉटम आउट हो रहा होता है तो लोग नहीं खरीद पाते। लेकिन जबकि मैं आपको सिर्फ यही सिखाता हूँ कि कभी गिरते हुए प्राइस में एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्राइस 500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ना और गिर के आज ही 480 आया और आप कहिए डिस्काउंटेड प्राइस है खरीद लीजिए, नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है, अभी और गिर सकता है। कौन बताएगा यही बॉटम है? अगले 4 सेशन के बाद वो 460 आ जाएगा, कोई बताने नहीं बैठा कि ये बॉटम है। कैसे पता लगेगा? जहां प्राइस आकर अपना कंसोलिडेशन बिहेवियर दिखाएगा, जिसको हम बायर्स बिहेवियर कहते हैं, कि प्राइस में एक ठहराव आना चाहिए। जब भी प्राइस में डाउनफॉल आएगा तो वहां पर प्राइस में एक कंसोलिडेशन आना चाहिए, ठीक है। और उस कंसोलिडेशन के टाइम पर अगर डब्ल्यू फॉर्मेशन आपको मिल जाए तो ये सबसे बेहतर पार्ट होता है बाइंग का। अब डब्ल्यू फॉर्मेशन क्या है सर? डब्ल्यू फॉर्मेशन आप लोगों ने बहुत जगह सीखा भी होगा, पहले से टेक्निकल टूल है सर, बहुत लोग आपको समझाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, डब्ल्यू फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक बाइंग अप्रोच है जिसमें अगर आपके प्राइस पर स्किल आपका ठीक है, अगर आपकी प्राइस पर पकड़ ठीक है, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, डब्ल्यू फॉर्मेशन में बिल्कुल ना के बराबर रिस्क होता है और रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अगर आप 1 रुपये 2 रुपये का भी रिस्क रखते हैं ना तो 5 6 8 रुपये निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती इक्विटी में। और परसेंटेज में भी 1-2% का रिस्क रखिए तो 5 से 8% आसानी से मिलता है। जैसे आप डब्ल्यू फॉर्मेशन को समझिए। फॉर्मेशन क्या है? प्राइस का एक टेक्निकल डाउन ट्रेंड कैसे बनता है? लोअर लोज के फॉर्मेशन से बनता है ना। प्राइस गिरा, रिट्रेसमेंट किया, प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किया, नया लो लगा दिया। अब ये नया लो लगाने के समय प्राइस ने क्या किया? इस लास्ट स्विंग लो को ब्रेक किया। और ये लास्ट स्विंग लो का प्राइस होता क्या है? ये लास्ट स्विंग लो का प्राइस होता है सर लास्ट बायर प्राइस। इसका मतलब है सेलर्स ने जो सेलिंग की है उससे आखिरी खरीदार को काट दिया है, ठीक है। अगर किसी भी समय सेलर, देखिए जब भी सेलर एग्रेसिव होता है ना तो एग्रेसिव सेलर का बिहेवियर है तो बायर के बाइंग प्राइस के पास प्राइस को लाएगा जरूर। जैसे कोई प्राइस 100 रुपए से गिरकर 90 ट्रेड किया सर, और ये जब 90 आया ना तो 90 से जब ये लौट कर 92 जाएगा तो 100 से 90 आया है अभी, और 90 से 92 अभी भी 80% के आसपास की यहाँ पर जो है पूरी बाइंग बाकी है। तो सेलर अभी भी एग्रेसिव है। किसी भी स्विंग लो 92 के आसपास से अगर प्राइस गिरेगा तो 90 को रिटेस्ट जरूर करेगा। इसका मतलब है बायर को टेस्ट जरूर किया जाता है आप स्ट्रांग है या नहीं है। नहीं है तो 90 ब्रेक होगा, प्राइस 85 और 80 आएगा, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है? बायर को टेस्ट किया जा रहा है। अगर इस टेस्ट में बायर पास हो जाएगा तो यहां पर डिमांड उठेगी, ठीक है। तो कैसे पास होता है सर? प्राइस 90 को टच करेगा, 90 को टच करके उसके थोड़ा नीचे भी आ सकता है, लेकिन वो रिकवरी करके दोबारा से यहीं पर जो बॉटम का लास्ट कैंडल लगा होगा इस जगह पर लगा हो जो 90 को टच करने आया या 90 को ब्रेक करने आया, इस कैंडल के जब हाई ब्रेक कर देगा ना प्राइस, तब आपको सबसे बड़े मोमेंटम देखने को मिलेंगे। ये किस तरीके से होंगे जरा समझिए। इसको हम कहते हैं नेगेटिव कंसोलिडेशन का बिहेवियर भी इसी को कहते हैं। पॉजिटिव कंसोलिडेशन आप लोगों ने सीखा है, मैंने कई बार आपको पॉजिटिव कंसोलिडेशन सिखाया। तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन का बिहेवियर भी यही कि डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये बॉटम कैंडल लगा और उसके ऊपर लगातार कंसोलिडेशन चल रहा है, इसका मतलब आपका मन तो बन गया कि खरीदार अच्छे, क्योंकि खरीदार का आखिरी प्राइस ये बॉटम है, वो सस्टेन करा रहा है प्राइस को अपने बॉटम से बहुत ऊपर, अबव द हाई, ठीक है। तो जब बॉटम से दूर वो सस्टेन करा रहा है प्राइस को, मतलब बायर अच्छा है। अब ये देखना है कि वो बायर सेलर के सामने टिकेगा या नहीं टिकेगा। कैसे पता लगेगा? जितनी अब सप्लाई भी आएगी, यहाँ पर स्विंग हाई के पास से सप्लाई आएगी जरूर, स्विंग हाई के पास से सप्लाई आएगी जरूर। जितनी भी सप्लाई आएगी उसके अगेंस्ट में अगर बायर स्ट्रांग है तो अपने बॉटम के पास प्राइस को सेव कर ले जाएगा। तो जब भी कोई प्राइस एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन करने के बाद अपने बॉटम के पास आता है और वहां पर एक हैमर कैंडल बनाए, इंगल्फिंग कैंडल बनाए, या जो कैंडल से ये स्विंग लो ब्रेक करने की कोशिश की, दोबारा उसी कैंडल के हाई ब्रेक कर एक कैंडल क्लोज कर दे, समझ लीजिए ये डब्ल्यू फॉर्मेशन की शुरुआत है। अगर जो ट्रेडर यहां पर सबसे बड़ा रिस्क लेकर अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करेगा, वो रिस्क नहीं है सर, वो सबसे कम रिस्क है प्राइस वाइज। देखिए अब मैक्सिमम ट्रेडर डब्ल्यू फॉर्मेशन की जो एंट्री करता है ना वो मिडिल बैंड पर करता है।
ये प्राइस एक बार गिरने के बाद जो रिट्रेसमेंट किया, स्विंग हाई लगाया, दोबारा लौट कर आया, अब लौट कर जाएगा, ये हाई ब्रेक होने पर एंट्री करेगा। और यहाँ पर होता क्या है, कई बार देखिए ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, डब्ल्यू फॉर्मेशन के मिडिल बैंड पर, एम फॉर्मेशन के मिडिल बैंड के लो पर जब भी आप एंट्री करते हैं तो मोमेंटम मिलता है, लेकिन उसका टाइम फ्रेम छोटा होना चाहिए। जैसे डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर, और ये मिडिल बैंड आवरली टाइम फ्रेम पर अगर क्लोजिंग के साथ ब्रेक हो जाए तो यहाँ पर मोमेंटम आप इंट्राडे में 2 दिन के 3 दिन के स्विंग के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप बाइंग करते हैं ना, इस जगह पर ये बॉटम जब आप खरीद रहे हैं, ये प्राइस आया नीचे, दोबारा लौट गया, यहाँ पर एक कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया, जब आप ये खरीदारी कर रहे होंगे ना, तो आपको एक बात पता होगी, आपका एसएल एरिया बहुत छोटा है। एसएल एरिया छोटा होने का मतलब क्या है, स्टॉप लॉस एरिया छोटा होने का मतलब है आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है सर। आप इस पोजीशन को जितना चाहे होल्ड कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी मारामारी होती है प्राइस में जब ये लो मिडिल बैंड ब्रेक होता है, डब्ल्यू फॉर्मेशन का जब ये मिडिल बैंड ब्रेक होता है ना, तब सबसे बड़ी मारामारी, सबसे बड़ी ट्रैपिंग यहीं पर होती है। प्राइस जाएगा, हाई ब्रेक करेगा, दोबारा स्विंग लो के अंदर आएगा। लेकिन अगर आपने पहले खरीदारी कर ली ना, तो आपको कभी परेशान नहीं होना है। क्यों? प्राइस मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है, इसको टच करके ब्रेक करेगा, यहाँ पर दोबारा आएगा, इसी बॉटम के आसपास जो भी प्राइस दोबारा यहाँ से उठ कर गया, जिस कैंडल के हाई के ऊपर की हम बात कर रहे हैं, इसी को टेस्ट करके निकल जाता है सर। कई बार तो यहाँ भी नहीं आता, यहीं से निकल जाता है, तो परेशानी नहीं है। तो ट्रैपिंग से बच जाएंगे, एसएल एरिया छोटा होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा होगा। यही यहाँ पर आपको विप्रो के फॉर्मेशन में देखने को मिलता है। प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन में आप देखिए, लो लगा, पॉजिटिव कंसोलिडेशन नहीं, लो लगा, पॉजिटिव कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई लेकिन नहीं हो पाया, 2-3 कैंडल के बाद प्राइस दोबारा लो के अंदर आने लगा, यहाँ पर लो लगा है। अब इस कैंडल के ऊपर ये देखिए लगातार कॉन्जिक्यूटिव कितनी कैंडल ने क्लोजिंग दिया, तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन समझ में आ रहा है ना। जब इस कैंडल के अंदर क्लोजिंग की शुरुआत हुई, अगली कैंडल ने फिर ब्रेक कर दिया। कितनी सारी कैंडल्स ने कितने सेशन, आप देखिए यहाँ पर ये तारीख है 23 अप्रैल और ये तारीख है 24 मई, लगभग अप्रैल से लेकर मई, 1 महीने तक प्राइस ने अपने बॉटम से दूर कंसोलिडेशन किया। तो ये बायर बिहेवियर है कि नहीं, कि बॉटम लगा है आपका 437, आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं 460 पे, इसका मतलब है बायर्स बहुत स्ट्रांग है। आपने सप्लाई जरूर क्रिएट की, ये बायर्स बहुत स्ट्रांग। अब खरीदारी कब होगी, स्विंग हाई के पास से सप्लाई जरूर आएगी। स्विंग हाई के पास से सप्लाई आई, प्राइस ने इसको ब्रेक करने की कोशिश किया सेलर्स ने, लेकिन बायर्स ने देखिए कितना अच्छे से प्राइस को सेव किया। क्लोजिंग अपनी 435, 436 के, 438 के अंदर कराया। जब ये क्लोजिंग अंदर हुई तो मैंने क्या कहा, जिस कैंडल से बायर को टेस्ट किया जाएगा कि बायर अच्छा है या नहीं, तो बायर अगर अच्छा है तो उसी कैंडल के हाई ब्रेक कर एक क्लोजिंग कराएगा। अब ये क्लोजिंग जब आपको देखने को मिली तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 451, 417-18 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, मैं कहता हूँ सेफली के लिए 415 का डाल दीजिए। अब यहाँ से जब आपकी बाइंग उठती है 450, 452, 453 से, तो देखिए 560, और मैंने क्या कहा, पैसा बनता है प्रॉफिट के पैसे पर। अब ये डब्ल्यू फॉर्मेशन में ये जो बाइंग, अब लोग देखिए विप्रो में जो मैक्सिमम एंट्री बनेगी ना, वो इस हफ्ते बनेगी। अब सबसे बड़ी डिमांड विप्रो में जो उठते देखेंगे ना, अब देखेंगे इस हफ्ते से। अब प्राइस को आप बहुत तेजी से देखेंगे 600 की तरफ जाते हुए, बहुत तेजी से बढ़ेगा। हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इसी हफ्ते चला जाए प्राइस। बहुत संभावना है कि 600 के आसपास, 590, 600 के लेवल हम इसी हफ्ते देख लें, कारण अब लिक्विडिटी हाई होगी। आप वॉल्यूम पर भी नजर रखिए तो आपको समझ आएगा कि इस तरीके के वॉल्यूम, पहले एक खरीदारी आई, इस हफ्ते भी खरीदारी आई, कॉन्जिक्यूटिव 3-4 हफ्ते ये भी खरीदारी थी, और इतनी बड़ी बिकवाली कहीं है नहीं, ठीक है। और ये बॉटम का प्राइस था, देखिए वही कंसोलिडेशन बिहेवियर, कुछ भी चेंज नहीं होता है। जो लोग बोले कि कुछ चेंज नहीं होता है सर, प्राइस ने डाउनफॉल किया, एक कंसोलिडेशन बनाया, कंसोलिडेशन के हाई ब्रेक किए, यहीं पर रिटेस्ट किया, वहीं से मोमेंटम की शुरुआत हो रही, ठीक है। और टारगेट 60%, जितना आप किसी प्राइस में करेक्शन करेंगे उतना 60%। अब मैं क्यों बोलता हूं कि विप्रो अगर आपकी 440, 450 के आसपास एंट्री है, या 500 पे भी आपने खरीद लिया है, तो 1200-1300 बेचिएगा सर। इससे पहले बिकवाली करिएगा तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप डबल ट्रिपल होने तक होल्ड ना कर पाए, तो आप अच्छे इन्वेस्टर है ही नहीं, ठीक है। और इसके लिए बहुत बड़े समय नहीं लगे, आप सोचिए 10 साल का नहीं, 2-3 साल, 4 साल मैक्स ड्यूरेशन है। अब देखिए इसको क्यों बोल रहा हूँ, अभी ये हाई ब्रेक होंगे, आपको लगता है सिर्फ यही हाई ब्रेक हुए, अभी ये हाई ब्रेक होंगे तो इसका पहला टारगेट ही 1000 रुपये है सर। विप्रो का पहला टारगेट जो निकल कर आता है, जब ये 740 के हाई ब्रेक होंगे तो पहला टारगेट ही 1000 है। वही जितना आपने पुल किया, प्राइस जब वो हाई ब्रेक करेगा तो उतना ही मोमेंटम देगा। अब 650, 660 से तो प्राइस निकल ही रहा है, तो इसका अगला टारगेट क्या है, 740। यहाँ जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, पुल बैक करेगा, दोबारा जब 740 ब्रेक करेगा, 1000 रुपये तक के टारगेट होंगे। तो इसमें बहुत बड़ा टाइम आपको नहीं लगना है, ठीक है। तो होल्डिंग बहुत आसानी से कीजिए। अब देखिए आईटी सेक्टर को हम लोग बहुत पहले से खरीद रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने विप्रो की 440, 450 पर खरीदारी की। बजाज फाइनेंस को खरीद रहे हैं, बजाज फाइनेंस 2021 से करेक्शन में है। करेक्शन का मतलब है टाइम वाइज करेक्शन, ये प्राइस वाइज करेक्शन था 2021 से।
800 का 700 का स्टॉक आपने देखा आधा हो गया, 300 360 के लो लगा के हुए गया। बजाज फाइनेंस हुआ, बजाज फाइनेंस के साथ आईटी सेक्टर की ही बात की जाए तो इन्फोसिस हुआ, इन्फोसिस के साथ ही बात की जाए तो एचसीएल टेक हुआ। ये सारे स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन में थे, ये प्राइस वाइज करेक्शन में था, ये सारे इक्विटी के शेयर्स टाइम वाइज करेक्शन में थे कि ये गिरे नहीं लेकिन चले नहीं। अब जैसे कि विप्रो जब 800 700 के हाई ब्रेक करेगा तो इसकी साइकिल पूरी बनेगी ना टाइम वाइज, कि 2021 के हाई थे, 2024 में जाके 700 को ब्रेक किया। अब यही प्राइस विप्रो का 700 बना रहता 2021 से अभी तक 700 से 650 की रेंज में, और खरीदारी का कोई इतना अच्छा मौका भी नहीं देता, और 700 को फिर 2024 के हाई ब्रेक करता 2024 में आके। तो बात तो वही हो गई, प्राइस ने टाइम तो उतना ही लिया, करेक्शन देकर आया है टाइम वाइज या प्राइस वाइज, तो प्राइस वाइज करेक्शन विप्रो में, और इन्फोसिस में कौन सा करेक्शन है, टाइम वाइज करेक्शन है। देखिए प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर आप देखिए 1900 के हम लोगों ने हाई लगाए थे, और वहाँ से ये अभी रिसेंटली 2023 में जो लो लगा वो 1200 का था। तो ये बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है, 1300-1400 के यहाँ लो लगे थे, जब प्राइस एक बार ट्रिगर किया तो दोबारा लौट कर आया। अच्छा, आईटी सेक्टर में अभी रैली की जस्ट अ बिगनिंग, ठीक है। एफएमसीजी को हम लोग खरीद रहे हैं, एफएमसीजी में आप जितने स्टॉक्स देखेंगे, एचयूएल से लेकर आईटीसी और ये सारे शेयर्स, आप एफएमसीजी सेक्टर्स में जितनी खरीदारी करेंगे 3-4 साल के लिए सेक्टोरल ग्रोथ है, ठीक है। अब ये चलता रहेगा। जो स्विंग ट्रेडर्स है ना, उनकी वॉच लिस्ट में आईटी सेक्टर के स्टॉक्स होने चाहिए, एफएमसीजी होना चाहिए, फाइनेंस सेक्टर होना चाहिए, रियल्टी तो लगातार रहना चाहिए, पीएसयूज बैंक होने चाहिए, ठीक है। इन पर अगर आप स्विंग ट्रेड्स अपनी प्लान करेंगे तो आपको टारगेट बेहतर मिलेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम रिस्क रहता है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा रहता है स्विंग्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए इन्फोसिस, देखिए हर प्राइस का हर चार्ट पैटर्न में एक यूनिक प्राइजेक्शन होता है उसके मोमेंटम का, कि जहां पर मोमेंटम ट्रिगर होगा। जैसे इन्फोसिस के प्राइस में एक इन्वर्टेड हैमर, छोटा इन्वर्टेड हैमर और डोजी का कैंडल ट्रिगर प्राइस है मोमेंटम के लिए। अगर ये मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी इन्फोसिस में एक करेक्शन के बाद, करेक्शन का मतलब है प्राइस में एक करेक्शन मिल गया, मोमेंटम डाउनसाइड हो गया, हाई से प्राइस करेक्ट हो गया, उसके बाद जब वो अपनी शुरुआत करता है चलने की, दोबारा एक रैली की शुरुआत करेगा, तो मोमेंटम की शुरुआत है ना। तो इस मोमेंटम की शुरुआत में इन्फोसिस एक इन्वर्टेड हैमर छोटा सा कैंडल बनाएगा या डोजी बनाएगा, ये तय है, और वो बहुत छोटा होगा जिसमें बॉडी पार्ट ना के बराबर होगा। मैं आपको दिखाऊं, ये 2013 का फॉर्मेशन है, ठीक है। प्राइस ने 2010 से यहाँ पर आप देखिए करेक्शन की शुरुआत की, 436 तक विप्रो का प्राइस हुआ करता था। प्राइस ने बॉटम लगाया, चल कर गया, यहाँ पर आपको चलने में कोई डोजी का अच्छा फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। प्राइस ने दोबारा लो लगाया 274 का आसपास का, और ये पहला डोजी का फॉर्मेशन किया जिसमें बॉडी कैंडल ना के बराबर प्राइस ने मोमेंटम दिया, ठीक है। अब मोमेंटम के बाद आप देखिए कोई इस तरीके का करेक्शन के बाद इन्फोसिस में डोजी नहीं, ये देखिए इंडिविजुअल सारे प्राइजेक्शन का होता है। जैसे अभी आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों को नॉट फॉर्मेशन दिख रहा है, गांठ पैटर्न देखिएगा जाकर डेली टाइम फ्रेम, मैं आपको दिखा दूं डेली टाइम फ्रेम, यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मैं आज शाम के सेशन में या कल दोपहर के सेशन में बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा वीकली, कि अगले हफ्ते के लिए हमारे क्या ट्रेड प्लान होने चाहिए, उसको जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये नॉट फॉर्मेशन है, अब इसके हाई या लो जो ब्रेक होंगे, और नॉट फॉर्मेशन में थोड़ी सी डिटेल्स हम लोग अपडेट करेंगे, नॉट फॉर्मेशन को सीखेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें और आपको ऐड ऑन करनी, जिन लोगों ने नॉट फॉर्मेशन सीख रखा है, जो ट्रेड कर रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ें और ऐड ऑन करें, तो इसका जो आपका परसेंटेज ऑफ सही होने का आपका जो रहता है वो बहुत बढ़ जाएगा, कि कितनी ट्रेड्स आपकी सही होंगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि 400 ट्रेड आप करें तो 350-360 ट्रेड लगभग आपकी आसानी से सही जानी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए इन्फोसिस में हम लोग मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे, इंडिविजुअल प्राइजेक्शन पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब प्राइस में दोबारा ये करेक्शन 2019 से शुरुआत किया तो प्राइस ने लो लगाए 2020 में, और मोमेंटम से जस्ट पहले एक डोजी फॉर्मेशन किया, प्राइस ने मोमेंटम दिया, ठीक है। जितनी बार आप ऐसा प्राइजेक्शन देखेंगे उतनी बार आप इन्फोसिस के प्राइस में एक मोमेंटम ट्रिगर होता देखेंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा कि इन्फोसिस ने फिर ये करेक्शन के बाद अभी एक ये इन्वर्टेड हैमर छोटा सा कैंडल बनाया जिसमें ना के बराबर बॉडी साइज। यहाँ पर आप देखिए ये कैंडल, ये यहाँ पर देखिए 2016 का करेक्शन था, प्राइस नीचे आया, ये इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन, और उसके बाद ये देखिए रैली, ठीक है। 2 कैंडल के बाद 524 प्राइस पहुंचा था, उसके बाद भी 750 हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने 1482 की हाई ब्रेक की, अभी 1700 हुआ। लोगों को लग रहा है इन्फोसिस में मोमेंटम आ चुका है। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग हाई के पास है, थोड़ा बहुत करेक्शन मिल जाए, ये अलग बात है, 2-3-4% का मिल जाए तो मिल जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप सोचिए कि इन्फोसिस 1500 चला जाएगा, 1400 चला जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब प्राइस में एक रैली है, आप देखेंगे ये 1940 के हाई ब्रेक होते हुए आपके सामने टारगेट क्या रहेगा, वही 60% का रूल सर। पहला टारगेट हमारा हाई ब्रेक, देखिए ये हाई ब्रेक होगा, ये तो अब तय हो गया। अब ये हाई ब्रेक होने के बाद पहला टारगेट हमारा क्या है, 2400 का है। इन्फोसिस का पहला टारगेट क्या है, 2400 का है। और अच्छा,
जब मैं आपसे बोलूं कि अभी प्राइस 1700 चल रहा है, देखिए ये सारे सेशन जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है, जो पहले से बाजार में है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को ओपन कीजिए और 1 बाय 1 एक एक सेशन को लगातार देखते जाइए, ठीक है। अब 1700 के प्राइस के मैं 2400 टारगेट दे रहा हूँ, तो लोगों को लगेगा तो ये तो इन्वेस्टमेंट के व्यू से है, और इन्वेस्टमेंट के व्यू से हम रोज़ इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं, तो क्या काम का रह गया सर। मैं आपको एक बात बताऊँ, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर के लिए वही इक्विटी शेयर्स अच्छे होते हैं जिनमें मोमेंटम ट्रिगर हुआ होता है। अब अगर आपकी वॉच लिस्ट का हिस्सा इन्फोसिस है तो इन्फोसिस का प्राइस क्या होगा, रिजेक्शन फ्रॉम, बताइए, अभी मैंने पिछले सेशन में आपको सिखाया, रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड। थोड़ी सी भी गिरावट होगी ना, ये बाई ऑन डिप पर रहते हैं सारे प्राइस, थोड़ा सा 2-3% का करेक्शन प्राइस तुरंत चल कर जाएगा, 1-2% का करेक्शन प्राइस तुरंत चल कर जाएगा। यही तो कल और पिछले सेशन में हम लोग बैंक निफ्टी के लिए डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने पिछला सेशन बैंक निफ्टी के इंडेक्स का एनालिसिस का नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा, रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड और रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। अब देखिए जैसे इन्फोसिस में अभी रिसेंटली आप देखिए तो आवरली टाइम फ्रेम पर ये मोमेंटम आपके सामने है, ठीक है। अब इस मोमेंटम में सबसे ज़्यादा आपको देखने वाली, गौर करने वाली बात क्या है, प्राइस ने जब से चलने की शुरुआत की ना, ये पहली रैली, अब देखिए प्राइस अपना एक भी स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, एक भी स्विंग हाई, ठीक है। यहाँ पर ये स्विंग हाई इसके ब्रेक होने लगे, तो क्या हुआ, एक डिप के बाद खरीदारी का अवसर है, जैसे ही स्विंग हाई ब्रेक हुए आप खरीदिए, आपको टारगेट मिलेगा। प्राइस ने फिर रिट्रेसमेंट किया, लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होने लगे, जैसे ही स्विंग हाई ब्रेक हुए कोई भी एसएल हंटिंग नहीं होती। जब प्राइस का लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वीकली और मंथली ट्रेंड पॉजिटिव होगा ना, तो डेली और आवरली टाइम फ्रेम पर जो आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे उसमें एसएल हंटिंग की संभावना ही खत्म हो जाती है। वो बाई ऑन डिप का प्राइस है, बड़े खरीदार खरीद रहे हैं सर, हर जगह डिमांड पड़ा हुआ है, प्राइस थोड़ा सा गिरेगा खरीद लिया जाएगा। तो आपको ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे इक्विटी में जब आप स्विंग करेंगे ना, इंट्राडे और स्विंग के लिए दोनों तरीके से, तो आपको बहुत बड़े प्रॉफिट होते हैं। और यहाँ पर आपकी एसएल हंटिंग कब होती है, जब प्राइस का वीकली ट्रेंड नेगेटिव है, मंथली ट्रेंड नेगेटिव है, और फिर आप इंट्राडे में कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग है, तो प्राइस में जैसे ही स्विंग हाई ब्रेक होगा, एचबीबी हाई ब्रेक बाई पर बाई करेंगे, वो आपका एसएल हंटिंग कर देगा सर। सिंपल अप्रोच है, ठीक है। अब देखिए प्राइस में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, इसी हाई के पास से डिमांड उठी, आप खरीदिए, आपके सामने टारगेट। ये कंसोलिडेशन चल रहा था, प्राइस ने आज कल के सेशन में ओपन किया, रिटेस्ट किया, आपके सामने टारगेट है, ठीक है। तो आप जब 1700 से 2400 की जो इन्फोसिस की रैली होगी, इसका सबसे बड़ा लुफ्त कौन उठाएगा, इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 560 का प्राइस 630 640 विप्रो हो जाएगा, तो इसमें सबसे बड़े गेन कौन करेगा, जो इन्वेस्टर है वो तो रख के बैठा है पोजीशन, जिस दिन मोमेंटम आएगा उस दिन एंटर कीजिए, उसी दिन निकल जाए, यही ट्रेडर का काम है, यही हमको करना है। तो ये सारे इक्विटी के शेयर्स आपके वॉच लिस्ट का हिस्सा होने चाहिए, आपकी खरीदारी के रडार पर होने चाहिए, कि इंट्राडे में कभी भी स्विंग के लिए मौका मिला तो यही खरीदेंगे, ठीक है। 4 से 5 इक्विटी शेयर मंथली के लिए वॉच लिस्ट बनाई जाती है, और वही खरीदारी बार बार हर 3 से 4 दिन बाद, हर 3 से 4 दिन बाद वही शेयर्स बार बार दोहराव की तरह खरीदे जाते हैं, रिपीटेशन पे। इस हफ्ते इन्फोसिस में डिमांड मिली, खरीदा, अगले दिन निकल गए, अगले हफ्ते 2-3 दिन बाद फिर आपको डिमांड मिली इन्फोसिस में, फिर खरीदा, अगले दिन फिर निकल गए। इस तरीके से चलता है ये पैटर्न, ठीक है। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। इस सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।